फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस में। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्थ एंड वेल्थ दोनों आप लोग के पास आता होगा, जिससे आप लोग का खुशियाँ और बढ़ता होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री क्लासेस को पूरा इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ रहे हैं। पूरा सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक नया वीडियो के साथ आप लोग के सामने मौजूद हूँ। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या कि लास्ट वीडियो जहाँ छोड़े हुए थे और उसके आगे का क्वेश्चन क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह बनते हैं और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़े हुए थे और उसके आगे क्या पढ़ना है। तो देखिए हम लोग हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किए थे। एक था प्री हिस्टोरिक एज, एक था प्रोटो हिस्टोरिक एज, एक था क्या हिस्टोरिक एज। तो प्री हिस्टोरिक एज के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग प्री हिस्टोरिक एज के बारे में पढ़ लिए तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा हम लोग का? प्रोटो हिस्टोरिक एज आएगा। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या है और उसमें क्या पढ़ा जाएगा ये भी आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से आप लोग को एक बार बताते हैं और समझाते हैं कि प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या है और उसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखिए इधर यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखा हुआ है और कुछ डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो इसका इंट्रो पहले समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए प्रोटो हिस्टोरिक एज जिसको बोला गया है क्या? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या बताए थे? 25 लाख बीसी टू 10,000 बीसी था। किसका था? वो तो प्री हिस्टोरिक एज में था, लेकिन उसको जब कोऑर्डिनेशन किए थे तो कोऑर्डिनेशन करने के बाद वो कहाँ तक आ गया था? हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया था 2500 BCE अगर हम लोग का कंप्लीट हो गया था। उससे पहले का समय पूरा पढ़ लिए थे हम लोग। तो पढ़ने के बाद समझिएगा, पढ़ने के बाद फिर प्रोटो हिस्टोरिक एज जब स्टार्ट होता है तो 2500 BCE टू फिर 1750 BCE हम लोग पढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से उठाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे याद ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसको मध्य पाषाण काल भी बोल सकते हैं या मध्य काल। देखिए मध्य पाषाण काल नहीं बोल सकते इसको। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वह समय को कहा गया है जिस समय लिखित साक्ष्य मौजूद था पर उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका था। अब समझिएगा, आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज किसको बोलते हैं? कि वह समय जिस समय लिखित साक्ष्य मौजूद था, मतलब रिटन एविडेंस मौजूद था, प्रेजेंट था, लेकिन उस रिटन एविडेंस को कोई पढ़ नहीं सक रहा था, है ना। तो उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे क्या? आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज। हम लोग प्री हिस्टोरिक एज में क्या देखे थे? वह समय जिस समय ना तो लिखित साक्ष्य मौजूद था और ना ही उसको कोई पढ़ा जा सकता था। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि जब लिखित साक्ष्य मौजूद ही नहीं था तो उसको पढ़ेगा कौन? कहने मतलब क्या है कि मानव का जो माइंड डेवलप्ड उतना नहीं हुआ था, है ना। तो जब जैसे जैसे समय बीतते गया तो माइंड भी डेवलप होते गया। बहुत सारे रिटन एविडेंस भी यहाँ पे लिखना स्टार्ट किए थे, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया था। उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे? लिखित साक्ष्य मौजूद था लेकिन पढ़ नहीं पाया गया था, उस समय को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल बोलेंगे। आगे क्या दिया हुआ है? इस काल की जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य है। मतलब कहने मतलब क्या हुआ कि इस काल के बारे में या इस टाइम पीरियड के बारे में सबसे अधिक जानकारी किस तरह से हम लोग को मिला? एविडेंस के थ्रू से मिला था। ठीक है, आगे इस काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। अब आ गया ना इंटरेस्टिंग। चैप्टर में घुस गए हम लोग। चैप्टर में क्या घुस गए, टॉपिक में क्या घुस गए कि प्रोटो हिस्टोरिक एज में हम लोग किसके बारे में जानेंगे? तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन करने का मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और ये कहाँ इसको खोजा गया है और कौन कौन खोजा, है ना, और इससे क्या क्या साक्ष्य है, इससे क्या क्या एविडेंस मिला और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेस पे क्या मिला और मिलने के बाद वो कितने साल पुराने उसका टाइम समय निर्धारित किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए, है ना, इंडिया का मैप है जैसा भी बना है देख लीजिएगा आप लोग। एक समझने के लिए बहुत हद तक हम सही ही बनाए हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बनाए लेकिन समझने के लिए सही है।
ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सिर्फ समझने के लिए आप लोग समझ जाइएगा, हम एग्जैक्ट नहीं बनाए हैं, है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ खोजा गया है, ये कौन कौन से प्लेस में फैला हुआ था, और सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, ये दुनिया का सबसे पहले नगरीय सभ्यता था। ठीक है, नगरीय सभ्यता था, इसका मतलब क्या है, ये कौन से एरिया में फैला हुआ था, वहां कौन से ऐसे जगह पे इस सिटी को बनाया गया था और वहां पे आदमी लोग निवास कर रहे थे। तो देखिए इंडिया में आप लोग समझते होंगे, ये गुजरात का एरिया हो गया। देखिए ये गुजरात का एरिया है, ये राजस्थान का है ना, ये हरियाणा का है, ये जम्मू एंड कश्मीर का है, और ये पाकिस्तान है। देखिए ये पाकिस्तान है, क्या है, पाकिस्तान है। तो ये देखिए ये जो सेक्टर है, मतलब ये जो सर्कल किया हुआ है, ये जो सर्कल किया हुआ क्षेत्र में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था, है ना। ये अलग अलग जगह पे, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, और जम्मू एंड कश्मीर में, और पाकिस्तान में, ये सभी सेक्टर में, ये सभी जगह पे क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था, है ना। तो मैपिंग के साथ आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको बनाने का मेरा सबसे बड़ा मोटो यही है कि एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को पता चले, और एग्जैक्ट लोकेशन पता होने के बाद हम लोग समझ सके कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ था, और उसमें जब इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से समझेंगे तो वहां से क्या क्या एविडेंस हम लोग को मिला है, और वह कितने साल पुराना था। तो ये कितने साल पुराना था, 2500 BCE टू 1750, 2500 BCE टू 1750 BCE। क्लियर है। चलिए तो ये डायग्राम से आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि इसको बनाने का मोटो क्या था, कि इस सर्कल वाले एरिया के अंदर ही इस जगह में ही क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता था। आगे देखिए इस डायग्राम में थोड़ा समझिएगा, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसका डायरेक्शन में, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में कौन कौन से जगह सिचुएटेड है, तो वही चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं हम, क्या, डायरेक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप तो थोड़ा समझ जाइएगा, डायरेक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थ में, देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ में मांडा अवस्थित है, और ये चिनाब नदी के तट पे है, और ये कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नॉर्थ में जो पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा, मांडा, चिनाब नदी, जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ है, इंडिया में। आप लोगों को भी पता है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में है। तो ये नॉर्थ में क्या हो जाएगा, मांडा, चिनाब नदी। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्थ में सबसे नॉर्थन पार्ट्स को क्या बोला गया है, तो मांडा बोला गया है उसको, वो चिनाब नदी के तट पे और जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, इसका ईस्ट में क्या है, आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है, और ये यूपी में है। अब देखिएगा ईस्ट कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे, तो ईस्ट वाला पार्ट्स में यहाँ पे क्या है कि यूपी है ना। यूपी अप्रोक्सीमेट इधर देखिए, यूपी यहाँ पे है, और यही यूपी में, देखिए यही यूपी में जो है ये क्या है, हिंडन नदी पाया जाता है, और ये आलमगीरपुर एक जगह का नाम है जहां पे यूपी में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न पॉइंट पाया जाता है, या सबसे ईस्टर्न पॉइंट बोला गया इसको। क्लियर है। अब देखिए साउथ में, ये जो साउथ है, ये साउथ में क्या है, ये दायमाबाद है, ये परवार नदी के तट पे है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र यहाँ पे है, आप लोगों को पता है महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र में क्या है, दायमाबाद, परवार नदी के तट पे, और परवार नदी के तट पे है, और ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे दक्षिणतम पॉइंट्स है। क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा वेस्ट में, वेस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, पश्चिम में। और पश्चिम में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो ये सुतकारगढ़ दशक नदी, जो ये पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान है। ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट्स यहाँ पे, ये क्या है, सुतकारगढ़ दशक नदी के तट पे है, और ये पाकिस्तान में पाया जाता है। क्लियर है।
तो आशा करता हूँ कि इतना आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डायरेक्शन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे सिचुएटेड है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो कितने साल पुराना है, वो चीज भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये इस एरिया में कौन कौन से जगह में क्या एविडेंस मिला है, और उस एविडेंस के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि आदि ऐतिहासिक काल में प्रोटो हिस्टोरिक एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ था, और उसके बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिया, और उसमें उसका सर्वेक्षण सबसे पहले कौन किया, और सर्वेक्षण करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें खुदाई डिगिंग कौन करवाया सबसे पहले, और उससे क्या क्या एविडेंस मिला। ठीक है, तो ये देखिएगा आप लोग के सामने एक डायग्राम हम बनाए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ जानकारियां आप लोग को हम दिए हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले देखिए, प्रोटो हिस्टोरिक एज में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, तो इसका डायरेक्शन देख लिए थे हम लोग कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में वेस्ट में क्या है, ये सब पूरा क्लियर कर लिए थे। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कौन दिया, या सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों बोला गया है ना, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता देखिएगा, यह सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है या कहा गया है ना। यह सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के तट पर मिला है। अब ये जानना तो बहुत जरूरी है कि सिंधु नदी कहाँ है। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम बनाए हुए हैं, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इंडस रिवर कौन सा है, सिंधु नदी कौन सा है। तो देखिए पाकिस्तान, ये हुआ हम लोग का पाकिस्तान का एरिया, ठीक है, लेकिन इधर चाइना है ये भी पता है, तिब्बत है ये भी पता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है, एक मानसरोवर झील है, तो मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत भी यहीं पे है। ठीक है, तो इसी के आसपास से एग्जैक्ट प्लेस आप लोग देख लीजिएगा, यहीं से सिंधु नदी निकलती है और निकल करके कश्मीर में, इंडिया में प्रवेश करती है, और फिर कश्मीर में ही वो क्या होती है, बाहर हो करके फिर पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। तो इससे पहले हम क्या बताए थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ये सर्कल वाले एरिया के अंदर ही पाया गया है ना। ये सर्कल वाले एरिया में ही, मतलब ये टोटल कितने लाख किलोमीटर है, 13 लाख, समझिएगा ये टोटल एरिया कितना है, 13 लाख, मतलब 13 लाख वर्ग किलोमीटर, समझिएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो यहीं से सिंधु नदी निकली हुई है और निकल करके ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इसी के आसपास में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसीलिए सिंधु नदी के नाम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम रखा गया है। क्लियर है, आगे क्या दिया हुआ है देखिएगा। इसकी जानकारी मिलने के बाद सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आप समझिए, बहुत कोई क्या बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता आपको पता है, या फिर बहुत कोई बोलता है क्या सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है। तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन दोनों एक ही है ना। तो दोनों का नाम जो लिया गया है या दोनों का नाम जो रखा गया है उसका यूजेज के अनुसार रखा गया है। जैसे सिंधु नदी के तट पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला, इसलिए इसको सिंधु नदी सभ्यता भी बोलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता, अब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई किया गया था, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है ना। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि इस एरिया में कौन कौन से ऐसे जगह थे, क्या क्या उसका नाम था, और वहां डिगिंग कौन करवाया, और उससे क्या क्या एविडेंस मिला, है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे। अभी देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहले जानकारी कौन दिया था, चार्ल्स मेसन ने। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिएगा चार्ल्स मेसन। और सबसे पहले सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था। ठीक है, सबसे पहले सर्वेक्षण कौन किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था। और सबसे पहले ये इसका जो जानकारी दिया था, है ना, मैसेज जो दिया था वो दिया था चार्ल्स मेसन ने दिया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का आकार जो शेप्स है वो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। कैसा है? ट्रायंगुलर है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन शेप्स इज अ ट्रायंगुलर शेप्स, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। यहां तक क्लियर है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रो इतना तो काफी है, क्योंकि क्वेश्चंस जहां से बनता है वही चीज हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। सबसे पहले मैसेज कौन दिया था, है ना? सबसे पहले मैसेज जो जानकारी दिया था वो चार्ल्स मेसन ने दिया था, और सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन मीन सर्वेक्षण कौन स्टार्ट करवाया था? जेम्स कनिंघम ने करवाया था, ठीक है। और इसका नामकरण कौन किया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण कौन किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। ये एक चीज रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नामकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। क्लियर है? अब देखिए यहां तक तो क्लियर हो गया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इस सर्कल वाले एरिया में पूरा फैला हुआ है। तो अलग अलग, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहां से एविडेंस मिला है। तो उस प्लेस का नाम क्या है और उससे रिलेटेड वहां से एविडेंस क्या क्या मिला है ना? तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत सारे हैं, 9 से 10 प्लेसेस के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे और जानेंगे थोड़ा इसमें। और ये मैपिंग में और थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। अरेबियन सी, अरब सागर, ये तो पता है कि यहाँ पे अरब सागर है। इंडियन ओशियन, इंडियन सी, इसको हिंद महासागर बोला गया, ये तो पता ही है आप लोग को। यहाँ पे क्या है? श्रीलंका है। यहाँ तो आप लोग को पता है श्रीलंका है। ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी में जब ज्योग्राफी पढ़िएगा आप लोग तो आप लोग समझिएगा कि यहाँ से उत्तराखंड से गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, और निकलते हुए इलाहाबाद से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। तो इसका शेपिंग इस तरह है। और यहीं से गंगोत्री से गंगा नदी और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। तो यमुना नदी इस तरह से दिल्ली से होते हुए इलाहाबाद में जाकर के क्या होती है? देवप्रयाग, जिसका नाम अभी रखा गया है, देवप्रयाग में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। मिल करके फिर जाकर के ये भी गंगा नदी के साथ में बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा हम इंट्रो जब दे रहे थे यहाँ पे तो बता दिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। यहाँ पे ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। तो मैपिंग के साथ जितना आप लोग पढ़िएगा ना तो ज्यादा माइंड में सेटअप रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हम लोग आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जो यहाँ खोजा गया था और वहां से क्या क्या एविडेंस मिले हैं, ठीक है। चलिए, हाँ तो दोस्तों हम लोग क्या देख लिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रो क्या था और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। हम ये बताए थे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अलग अलग जगह था जहां से डिगिंग करवाया गया, खुदाई करवाया गया, तो वो जगह का नाम क्या था, है ना, और वो जगह से क्या क्या एविडेंस मिला है ना, और उसमें खुदाई कौन किया था। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं क्या कि उसका प्रमुख स्थल कौन कौन सा था। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, जैसे हड़प्पा, है ना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में ही क्या किया गया था? खुदाई करवाया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी आगे, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है हड़प्पा से, ये जितना भी यहाँ पे जगह का नाम लिखा हुआ है, जैसे समझिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूरो, रोपड़, बनवाली, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, कालीबंगन, कोटदीजी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था वो हम लिखवा दिए यहाँ पे, है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट था, लेकिन इम्पोर्टेंट इसके बारे में और डिटेल में जब डीपली समझेंगे तब तो समझ में आएगा कि हड़प्पा में क्या मिला, ठीक है। और हड़प्पा का खुदाई किसने किया था, कब किया था, क्लियर है। ये फर्स्ट में जो है ना हम लोग का, ये फर्स्ट में हड़प्पा है। तो हड़प्पा में क्या है? देखिए हड़प्पा, इसका खुदाई किया गया था 1921 ईस्वी में। इसका खुदाई कब किया गया? 1921 ईस्वी में। इसका नाम देखिए, नाम मीन्स क्या, इसमें खुदाई किसने किया, किया मीन्स अपने हथौड़ा उथौड़ा लेकर के, अपने से कुदाल उदाल लेकर के नहीं। उसका कोऑर्डिनेटर कौन थे? तो दयाराम साहनी, है ना। तो खुदाई 1921 में किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था।
कौन सी नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। अब समझिएगा, रावी नदी जो यहाँ पे दिखा रहा है कि रावी नदी के तट पे दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में खुदाई किए थे। तो ये रावी नदी कहाँ है? तो स्थल पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला। कौन सा? माउंट गोमरी जिला, जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं माउंट गोमरी जिला। क्लियर है? तो स्थल का नाम क्या हो गया? माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान में है, जो हड़प्पा का खुदाई 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी जी ने किए थे। और यहाँ से बहुत सारे एविडेंस भी निकाले थे। जो एविडेंस क्या था समझिए, यहाँ पे कुम्हार का चाक। समझिएगा, कुम्हार का चाक किसे कहा गया है? आप लोग थोड़ा सा कहीं देखे होंगे या फिर कहीं भी देखे होंगे आप लोग। जैसे एक होता है ना, छोटे छोटे जो दिया बनाए जाते हैं, वो एक चाक होता है जिसको घुमा करके वो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है वो चाक से, है ना। तो मिट्टी का बर्तन जिससे बनाया जाता है वो चाक को घुमा करके, वही चाक को कुम्हार का चाक बोला गया है ना। तो हड़प्पा से कुम्हार का चाक मिला था। अन्नागार, ठीक है, श्रमिक आवास, लेबर हाउस, ठीक है, मार्त देवी की मूर्ति, एक स्टेचू मिला था, ठीक है, वो मूर्ति मार्त देवी का था, ठीक है। लकड़ी का ओखली में समझ में आ रहा है? जैसे होता है ना कि मसाला कूटने वाला जो एक होता है ना ओखली, है ना, तो वो लकड़ी का मिला था, समझिएगा। लकड़ का ताबूत, उसके बाद RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 नाम का एक कब्रिस्तान भी हड़प्पा से मिला था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा। हाथी का कपाल, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है स्वास्तिक चिन्ह। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ देगा कि हड़प्पा स्वास्तिक चिन्ह जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन से स्थल से मिला था या फिर कहां से मिला था? तो पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला, रावी नदी के तट पर 1921 ईस्वी में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई किए थे तो उसी से स्वास्तिक चिन्ह मिला था। समझाया? तो हड़प्पा के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हड़प्पा का खुदाई किसने किया था 1921 में? दयाराम साहनी ने, रावी नदी के तट पर। और कहाँ पे? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। और यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी? कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मार्त देवी की मूर्ति, लकड़ी का ओखली, लकड़ का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछेगा कि ये जो एविडेंस है, ये जो साक्ष्य है, ये जितना भी है, समझिए इधर, ये जितना भी आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है हम लोग का? ये सभी प्रकार का क्या है? साक्ष्य है ना, एविडेंस है। तो ये एविडेंस हड़प्पा से मिला था। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे क्या? मोहनजोदाड़ो, या फिर मोहनजोदाड़ो इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है बहुत जगह पे, लेकिन मोहनजोदड़ो हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो क्या था, ये इस प्लेस में, ये कहाँ था, इसमें खुदाई किसने किए थे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी, है ना। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसमें मोहनजोदड़ो और चंदोदड़ो, ये दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना, मोहनजोदड़ो और चंदोदड़ो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा 5 से 6, उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्या? मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था और क्या नहीं मिला था। क्लियर है? हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट प्लेस के बारे में समझेंगे कि मोहनजोदड़ो और चंदोदड़ो में ये दोनों का खुदाई कौन किया था, और खुदाई करने के बाद इससे क्या क्या एविडेंस मिला था और कब खुदाई किया गया था, ठीक है। फर्स्ट हम लोग हड़प्पा देख लिए थे, अब सेकंड देखिए मोहनजोदड़ो। इसका खुदाई 1922 ईस्वी में किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? रखलदास बनर्जी द्वारा। कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। स्थल पाकिस्तान का लड़काना जिला। आगे यहां से मिली साक्ष्य, यहाँ से क्या क्या एविडेंस मिला था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या क्या मिला? पुरोहित आवास मिला था, घरों में कुआं मिला था, विशाल स्नानागार मिला था, अन्नागार मिला था, सूती वस्त्र मिला था, सबसे चौड़ी सड़क मिला था, सभागार मीन्स मीटिंग हॉल, ठीक है, पशुपति शिव का मूर्ति मिला था, कांसे की नर्तकी डांसिंग गर्ल्स मिला था, तांबे का ढेर या टीला, मतलब कॉपर का जो बहुत बड़ा बड़ा टीला होता है, बहुत बड़ा बड़ा टीला जो होता है वो भी मिला था। मृतकों का टीला, मतलब जो मनुष्य लोग मर जाता था, वो मरने के बाद उसको जहाँ दफनाया जाता था, तो उस प्रकार का क्या होता था कि टीला बन जाता था, बड़ा बड़ा
ऊंचाई बन जाता था, उसी को बोला गया था क्या, मृतकों का टीला। तो ये भी मिला था कहाँ, मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए चंदोदड़ो में क्या था कि इसका खुदाई 1931 ईस्वी में किया गया था, गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था, है ना, गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था। और स्थल सिंध प्रांत नवाबशाह जिला, समझिएगा, सिंध प्रांत नवाबशाह जिला कहाँ पे, पाकिस्तान में। सिंध प्रांत नवाबशाह जिला पाकिस्तान में चंदोदड़ो का खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार द्वारा किया गया था। लेकिन यहां से क्या क्या मिला था, लड़कियों लोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट्स है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा यहीं से बनता है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग का मेकअप सामग्रियां, लिपस्टिक, शीशा, देखते रहिए शीशा और लिपस्टिक लगाते रहिए, मनका, गुड़िया, खेलते रहिए डॉल से, सुई, अलंकृत ईंट, इसका मतलब डेकोरेटेड ब्रिक्स, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, समझा रहा है, कुत्ता आगे आगे बिल्ली, पीछे पीछे कुत्ता, याद रखिएगा। तो ये सब जो साक्ष्य मिला था, एविडेंस मिला था, ये कहां से मिला था, चंदोदड़ो से मिला था। अब देखिए इसका 2 पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पे, चंदोदड़ो एक औद्योगिक शहर थी, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारा व्यवसाय किया जाता था, ठीक है, व्यापार किया जाता था, ट्रेड किया जाता था, यह दुर्ग रहित शहर था। ठीक है, आप लोग का एक होमवर्क है कि ये दुर्ग रहित मीन्स क्या होता है। चंदोदड़ो एक ऐसा शहर था, ये दुर्ग रहित था, तो आप लोग का ये होमवर्क है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा जो ये वीडियो को देखिएगा तो दुर्ग रहित का डेफिनेशन जरूर कमेंट में आप लोग हम लोग को बताइएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहाँ सिचुएटेड था, और ये शहरी सभ्यता था, और शहरी सभ्यता के बाद इसमें क्या क्या डिगिंग करवाने के बाद मिला था, और कौन से प्लेस से क्या मिला था। इसमें हम लोग कितने देखे, 3 देखे हम लोग, है ना, और जो 6 से 7 प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो बचा हुआ उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। क्लियर है, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा होने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को जरूर भेजने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा वीडियो है जो हम वो सभी स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं जो बोलते हैं कि हिस्ट्री में हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम कोई सब्जेक्ट्स में नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो कंटेंट होता है ना, पढ़ने का जो तरीका होता है ना, वो एक वे होता है। उस वे को अगर आप लोग को पता चल जाएगा ना कि वो वे क्या है, वो रास्ता क्या है, तो आप लोग उस मंजिल तक जरूर आप लोग पहुंचिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।